हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 38 और आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो देखते हैं क्या सुमेलित करना है। पहला दिया हुआ है स्टमक, उसके सामने बिगेस्ट ग्लैंड इन दी बिगेस्ट ग्लैंड। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो हमारी क्या है? यकृत है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा क्या? 1। पेट क्या होता है? पेट में मुख्यतः क्या देखते हैं? अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो हम देख रहे हैं ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो हमारा बी है, ठीक है, बी में अगर हम बात करें, बी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो छोटी आंत है वो क्या करती है? अवशोषण का कार्य करती है। तो हमारा बी जो हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड हम सी की बात करें, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है? जल का अवशोषण करती है। तो सी का 3 हो जाएगा। और अगर डी की बात करें तो डी का हो जाएगा यकृत, जो कि क्या होता है? 1 का करता है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 मतलब ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रिगार्डिंग अमीबा कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। अमीबा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। तालाब नहीं, मुख्यतः गंदे तालाब या गंदे पानी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इन शेप एंड पोजीशन। तो ये बिल्कुल इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? ठीक, चेंज करता रहता है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। यह क्या करता है? अपने जो शेप है और जो पोजीशन उसे चेंज करता रहता है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो मुख्यतः अमीबा कोशिकीय झिल्ली एक गोल्ड घना नाभिक और इसके कोशिक द्रव में कई छोटे छोटे बुलबुले जैसे रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो मुख्यतः अगर देखें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो 2 और 3 सही है। पूछा क्या गया है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन से जो कथन है वो सही है? पहला है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत बिल्कुल शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद बात करें, यकृत पित्त रस का स्त्राव नहीं करता है। तो भैया कथन तो यहां पर हो जाएगा गलत, क्योंकि यकृत ही क्या करता है? पित्त रस का स्त्राव करता है और बाद में इसे गैल ब्लैडर में या पित्ताशय में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तीसरा, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल पित्तरस जो है वो वसा के पाचन और विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर को चुनने के लिए दिए गए कोड को देखिए, तो पहला और तीसरा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग असर्सेशन। ठीक, digestive juices convert simple substances of food into complex ones which is helpful in digestion। पाचक रस भोजन के सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं जो पाचन में सहायक है। तो भैया सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में नहीं करेगा, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में करेगा। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। दूसरा देखते हैं, पेट की भीतरी दीवारें छोटी आंत और पाचन नली से जुड़ी विभिन्न ग्रंथियां पाचक रसों का स्त्राव करती हैं। तो मुख्यतः क्या, जो हमारी पेट की भीतरी दीवारें हैं, जिसे हम क्या बोलते थे? जठर ग्रंथियां बोल देते हैं। उसमें से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे हमारे पेप्सिन रेनिन हो गए। उसके अलावा हमारी छोटी आंत, जिससे सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, लैक्टेज और इरेप्सिन वगैरह जैसे एंजाइम निकलते हैं, पाचक रस। और उसके अलावा हमारी पाचन नली हो गई, एलिमेंट्री कैनाल है, इनके द्वारा क्या डाइजेस्टिव जूस निकाले जाते हैं, पाचक रस निकाले जाते हैं। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो पहला गलत है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are examples of a symbiotic relationship? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण? सहजीवी संबंध का सीधा सीधा मतलब क्या है? वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति दूसरे को लाभ और दूसरा व्यक्ति ठीक पहले वाले को लाभ पहुंचाता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर हम क्या देखेंगे?
हमारा जो शैवाल और कवक है इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। दूसरा शैवाल और बैक्टीरिया, तो नहीं, शैवाल जो है, शैवाल और बैक्टीरिया के बीच में जो है क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कवक और बैक्टीरिया, नहीं होता है। जो हमारा चौथा है पौधे एवं बैक्टीरिया, पौधे के ऊपर जो बैक्टीरिया चिपके होते हैं वो मुख्यतः पोषण प्राप्त करते हैं और पौधों को उससे ह्यूमिडिटी प्राप्त होती है, ठीक है, जल प्राप्त होता है। जो जल पर्यावरण में वायु में पाया जा रहा है वो अवशोषित होता है। तो पहला और चौथा क्या सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो इसमें अगर उत्तर देखें तो पहला और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4, ठीक है। 1 and 4 ओनली प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड फंगस, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं, इस संबंध को सहजीवन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमने अभी पहले इस पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो सहजीवी हो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, पोषक तत्वों को साझा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, पोषण जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स आर नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बिल्कुल ये मृतजीवी पोषण कहलाता है। ऐसे जो हमारे जीव होते हैं जो किससे प्राप्त कर रहे होते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व किससे प्राप्त कर रहे होते हैं, मृत और सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब पूछा क्या गया है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पौधों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। सभी पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, पौधे मिट्टी में मौजूद जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजनी पदार्थ प्राप्त करने के लिए तो क्या पौधे मिट्टी में मौजूद जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे अमरबेल वगैरह हो गए, वो पौधे क्या करते हैं, अन्य पौधों के ऊपर चिपके होते हैं और जिसके बाद वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कई बार जो कुछ पौधे हैं वो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, कुछ में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, जो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन थ्रू रूट्स प्रेजेंट इन दी सॉइल, जबकि ऑल प्लांट सिंथेसिस देयर फूड themselves, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग असर्सेशन इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओनली ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से केवल ऑक्सीजन बनती है। बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन तैयार होता है, ठीक है, उसके अलावा अन्य प्रक्रियाओं के रूप में भी कुछ उप उत्पाद निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा देखते हैं, इन एडिशन टू द लीव्स द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य हरे भाग भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सही, जहां जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है वो जो भाग है हमारे हरे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही, जबकि पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। पूछा क्या गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन एडिशन टू द लीव्स द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, Which of the following is are necessary for photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। ठीक है, तो सही उत्तर चुनने के लिए कोड का उपयोग करें तो चारों ही सही हैं। तो ऐसे में 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाटर भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, चारों की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से किसे पौधों के खाद्य कारखाने कहा जाता है। मुख्यतः हम कई बार जो एक वर्ड सुनते हैं कि पौधों में रसोई घर कौन सा होता है, ठीक है, कई बार इसे फूड फैक्ट्रीज, जहां पर खाना बनता है, जहां पर, ठीक है, तो मुख्यतः हम जानते हैं कि कहां पर बनता है, मुख्यतः जो हमारा खाना है वो पत्तियों में बनता है, स्टेम, रूट, ब्रांच, ठीक है, ना ही तने में बनता है, ना ही जड़ में बनता है, ना ही शाखा में बनता है, मुख्यतः कहां पर बनाया जाता है, पत्तियों में, जिसे रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें दिया गया है कि कहां पर खाद्य कारखाने कहे जाते हैं, ठीक है, तो पत्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए, केवल एक, वन ओनली, जहां पर ये खाना बनता है, लीव्स, ठीक है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जानवरों से प्राप्त रेशों को ऊन के रूप में जाना जाता है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स आर नोन एज फ्लीस, बिल्कुल, जो हमारे जानवरों से प्राप्त रेशे होते हैं उन्हें ऊन के रूप में ही जाना जाता है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से आते हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, रेशम से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कोकून से प्राप्त होते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम दी कोकून्स ऑफ दी सिल्क मॉथ, ठीक है, बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तीसरा, शीप, गोट एंड याक आर वूल यील्डिंग एनिमल्स, भेड़, बकरी और याक ऊन देने वाले जानवर हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। चलिए क्या पूछा है यहाँ पर, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो बिल्कुल तीनों सही हैं, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन आर इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से जो कथन हैं वो गलत हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अंगोरा ऊन अंगोरा बकरियों से प्राप्त होते हैं। मुख्यतः जितने भी प्रकार के आप क्या देखोगे, ऊन देखोगे, वो कहीं ना कहीं वो जो उनके नाम जो होते हैं उसी प्रजाति के आधार पर होते हैं, तो बिल्कुल अंगोरा ऊन अंगोरा बकरियों से प्राप्त किया जाता है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पूछा गया है गलत, तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखें, अंगोरा बकरियां जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल, अंगोरा जो बकरियां हैं वो आपको जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देंगी। तीसरा, पश्मीना सॉल अंगोरा बकरी के मुलायम फर से बनाई जाती है। नहीं, पश्मीना जो सॉल है वो अंगोरा बकरी के मुलायम फर से नहीं बनाई जाती, उसके लिए भी जो हमारी पश्मीना बकरियां हैं वो अलग पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि कौन से कथन गलत है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो थर्ड है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 ओनली, ठीक है। पश्मीना सॉल्स आर मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट अंडर दी अंगोरा, ठीक, फर ऑफ अंगोरा गोट, ठीक। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन इन टर्म्स ऑफ सिल्क, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल, जो हमारा रेशम प्राप्त किया जाता है उसके लिए जो एक पर्टिकुलरली क्या प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है, सेरीकल्चर के रूप में जानी जाती है। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, रेशम के जो रेशे हैं प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव असर्शंस आर करेक्ट, ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू सिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन आर करेक्ट, ठीक है, रेशम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एज स्टील वायर, बिल्कुल, हाँ, ये रेशम का रेशा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सार सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क, टसर, मूगा और कोसा रेशम की विभिन्न किस्में हैं, बिल्कुल, ये जो टसर है, मूगा है, ये अलग अलग रेशम की किस्में पाई जाती हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है, यूज द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, सही उत्तर कौन से हैं, कौन से कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का माप नहीं है। सेल्सियस से तो मापा जाता है, उसके अलावा फ़ारेनहाइट से भी मापा जाता है, केल्विन का भी यूज किया जाता है, और डी हमारा हो गया पास्कल। तो डी जो हमारा पास्कल है वो तापमान का माप नहीं करता। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फिर पास्कल जो है वो किसकी यूनिट है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, बिल्कुल, द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, इट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कंटिन्यूज टू द होल वाटर गेट्स हीटेड इज नोन एज कन्वेक्शन,
ऊष्मा स्थानांतरण का वह तरीका जो तब तक जारी रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए, संवहन कहलाता है। तो संवहन जो ठीक है पूर्ण रूप से क्या वही मतलब अगर किसी प्रकार से ऐसा तापमान दिया जा रहा है जिससे पूरा का पूरा ठीक है जो तापमान है चाहे वो जल का हो वो पूरा का पूरा ठीक है गर्म हो जाए, तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगा हमारा सही। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा स्थानांतरण होती है चालन कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है कंडक्शन ही कहलाता है। हमने क्या किया इस भाग को गर्म किया और थोड़ी देर बाद देखा अगर हमने यहाँ से पकड़ कर रखा है तो यह भाग भी क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। ठीक है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ की ओर क्या होता है कंडक्शन होता है। ठीक है तो जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा करेक्ट। अब पूछा क्या गया है कौन से सही है, तो तीनों ही सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द गिवन ठीक विद द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। टाइम एट विच द लैंड ब्रीज फ्लो, लैंड ब्रीज कब होता है, तो लैंड ब्रीज रात के समय होता है, रात से लैंड की तरफ से ठीक है किस समय कहां पर चल रही होती है, जो हमारी हवाएं हैं वो कहां पर चल रही होती हैं, ठीक किस ओर चलती हैं, समुद्र की ओर चलती है। तो एट नाइट में लैंड ब्रीज होता है, मतलब ए का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। फिर टाइम एट विच सी ब्रीज फ्लो, सी ब्रीज कब फ्लो करती हैं, तो दिन में अगर आप बीच के किनारे जाओगे तो क्या होगा आपको ठंडी हवाएं मिलेंगी। ठीक है तो उसे हम कहते हैं सी ब्रीज बोल देते हैं। ठीक है नेक्स्ट डार्क कलर्ड क्लॉथ्स, डार्क कलर्ड क्लॉथ्स ठीक है गहरे रंग के कपड़े। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है समर सीजन या विंटर सीजन, तो हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स कब पहनते हैं, विंटर सीजन में पहनते हैं। ठीक है मुख्यतः वही ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा हमारी बनी रहे। ठीक है तो जो इसका आंसर ठीक है सी का ऑप्शन हो जाएगा 2। और थर्ड हमारा चौथा है डी लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, तो गर्मी में हम क्या करते हैं लाइट कलर के पहनते हैं। ठीक है तो डी का हो जाएगा 1, तो जिसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल 40 डिग्री तापमान पर एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री तापमान पर पानी से भरे मग में डाला जाता है, तो ऊष्मा क्या होगी, तो ऊष्मा बिल्कुल दोनों ही 40 के हैं तो ऊष्मा कहीं पर भी प्रवाहित नहीं होगी। देखते हैं ऑप्शन क्या है, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नहीं बिल्कुल ठीक है दोनों का ही टेम्परेचर 40-40 है तो ऐसा नहीं होगा। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है ना तो दोनों ही, एक बॉल है जो कि मग के अंदर है, दोनों का ही टेम्परेचर 40 है, तो ऐसे में क्या टेम्परेचर या ऊष्मा कहीं पर भी हस्तांतरित नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लो। नेक्स्ट देख भी लेते हैं आगे, सी फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना ही कहीं पर इस हीट का फ्लो होगा, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे की गेंद से पानी में या पानी से लोहे की गेंद में प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मोर इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, संपर्क में आने वाले पिंडों के तापमान में अंतर जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर अधिक होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, जो रेट होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो ज्यादा अधिक होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या मिल रहा है हमें। ठीक है तो क्या दिया हुआ है, मोर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी टू एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी टू एट लोअर टेम्परेचर। हमने पहले ही बात की ठीक है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, कोई चीज 40 डिग्री की है कोई चीज 10 डिग्री की है, तो बहुत तेजी से क्या हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही पहला ऑप्शन ए, उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ऊष्मा के प्रवाह की दर उतनी अधिक होगी। आगे भी देख लेते हैं कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा हो, मोर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, लोअर टेम्परेचर से ठीक है हायर टेम्परेचर की ओर क्यों जाएगा। ठीक नेक्स्ट देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो, ठीक तो ऐसा नहीं है, हीट ट्रांसफर तो होगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी नन ऑफ द अबव दिया है। ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following pairs may give equal numerical values of temperature of a body? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसी पिंड के तापमान के बराबर संख्यात्मक मान दे सकता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन एंड प्लेटिनम। ठीक है तो सेल्सियस और केल्विन के बीच में तो हमेशा 273 का अंतर होता है, तो सेल्सियस या केल्विन कितने भी रहे। ठीक है हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक वैल्यू देखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल होते हैं नंबर्स के रूप में, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट
फर्स्ट टू लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। चलिए देखते हैं। फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुख्यतः चूने का पानी, ठीक है बिल्कुल। बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड साबुन और इमली और अंगूर, हाँ तो सी में क्या हो जाएगा, जो हमारा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक के रूप में हम इमली और अंगूर का यूज करते हैं, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4। और डी जो हमारा बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मिलेगा आपको कहां पर, साबुन में, तो इसका जो हो जाएगा 1 2 4 3। ऑप्शन देखते हैं, ए 1 2 3 4 नहीं, 1 2 4 5। चलिए यहाँ पर 5 आ गया, एक्चुअली पे यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ठीक, ये जो है ये गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा 5, ठीक है, तो इसकी जगह अगर अपन 3 रख दें तो 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Consider the following assertion. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. वे विलयन जो लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं, ठीक, नहीं बदलते हैं, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। बिल्कुल वो उदासीन विलयन होंगे, ना ही अम्लीय होंगे और ना ही क्षारीय होंगे, ठीक है, ना एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर। हल्दी, लिटमस, गुलाब की पंखुड़ियां कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संकेतक हैं, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा, व्हेन एसिड कंटेंट इज हाई इन रेन वाटर देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, बिल्कुल ये जो तीसरा है वो भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं क्या पूछा है, इसमें से कौन सा सही है, तो तीनों ही सही है, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following assertions are correct with reference to soil treatment due to excessive use of chemical fertilizer? रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, बिल्कुल ठीक है, जो ज्यादा यूज करने से क्या हो जाएगा, जो हमारी सॉइल हो जाती है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। इफ द सॉइल इज एसिडिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ को वेल डिफाइंड बेसिस में नहीं किया गया है, तो मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करें, पूछा क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, तो ये जो अपना पहला है वो सही हो जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ की बात की जा रही है वो किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है और उसका किस प्रकार से असर पड़ेगा, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, तो इसको हम क्या स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, 1 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Regarding the examples of neutralization in everyday life, consider the following assertion. रोजमर्रा की जिंदगी में तटस्थीकरण के उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The waste of money factories contain acids, therefore they are neutralized by adding basic substance before they are allowed to flow into the water bodies. कई कारखानों के कचरों में एसिड होते हैं, इसलिए इन्हें जल निकाय में प्रवाहित होने करने से पहले उन्हें मूल पदार्थों को जोड़कर बेअसर किया जाता है। बिल्कुल हाँ ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है उसमें क्या किया जाता है, वो एसिडिक होते हैं, इसलिए बेसिक बनाया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन दी स्टमक, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है कई बार क्या, हमारे शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, the effect of the acid injected into the skin through an ant bite can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन। चींटी के काटने से त्वचा में जो इंजेक्ट किए गए एसिड को प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या कैलामाइन घोल से रगड़कर ठीक क्या किया जा सकता है, बेअसर किया जा सकता है। तो ये एसिड जो चींटी काटती है उससे फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है, एसिडिक होता है, जबकि हमारा जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक होता है, कैलामाइन हमारा बेसिक होता है, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव असर्शन आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following examples are related to physical change? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन से संबंधित है, किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो कागज का फटना, टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है, क्या होगा, एक फिजिकल चेंज है।
चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या होगा, किसी प्रकार से क्या भौतिक चेंज नहीं है, ठीक है, इसे क्या मानेंगे अपन, रासायनिक चेंज मानेंगे, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल रहे हैं तो एक प्रकार का केमिकल चेंज हो रहा है, तो एक प्रकार का फिजिकल चेंज नहीं है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर ही खत्म हो जाता है, ठीक है, बर्न करने की वजह से केमिकल चेंज है, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या भौतिक चेंज नहीं है। तो क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन से फिजिकल चेंज के एग्जांपल है, तो क्या है, सिर्फ ओनली वन, ठीक, वन एंड ओनली, ठीक है, जहां पर हम क्या देखते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज का फटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस आर करेक्ट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, सभी भौतिक परिवर्तन इररिवर्सिबल, ऑल फिजिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल, नहीं रिवर्सिबल, बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे फिजिकल चेंजेस हैं जो क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं। रबर बैंड को खींचा, नॉर्मली वापस से आ गए, ठीक है, एक प्रकार से रिवर्सिबल हो गया। दी फॉलोइंग में accompany a chemical change, sound may be produce, heat, light or any other radiation। मान लो रासायनिक रिएक्शन कराते हैं, हमने पानी में चूना डाला, चूना डालने के बाद क्या होगा, वो उबलने लग जाएगा, हीट उत्पन्न करने लग जाएगा, कुछ आवाज भी आती है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर केमिकल चेंज की बात की जा रही है, ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही, तो सेकंड सही है। लेकिन यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन लिखा है अपरिवर्तनीय, ये हो जाएगा गलत, तो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा गलत, ठीक है। क्या पूछा गया है, कौन से कथन सही है, तो हमारा सिर्फ केवल दो सही है, ठीक है, पहला गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पानी का उबलकर, ठीक है, सॉरी एक बार देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पानी का उबलकर जलवाष्प बनना, ठीक। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर इन वाटर, ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का दहन करना, तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक, तो क्या ये जो है हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पर क्या किया जा रहा होगा, हीट रिलीज की जा रही है, ठीक है। एक होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब हीट को प्राप्त किया जाता है तापमान बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, हीट रिलीज की जा रही है। तो हीट अगर रिलीज की जा रही है तो अगर हम उस पर बात करें, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहले दिया रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ठीक है, तो जो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम है वो कैसी, चूने के साथ पानी की जो प्रतिक्रिया वो कैसी है, हमारी एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, अम्ल का तनुकरण, अम्ल में पानी वगैरह मिलाना है उसे बढ़ाना, तो इससे क्या होगा, ये भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का वाष्पीकरण करना है, तो पानी अब वाष्पित होगा तो वो क्या करेगा, पर्यावरण से या वातावरण से उष्मा को प्राप्त करेगा, तो एक प्रकार की एंडोथर्मिक हो जाएगी, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, तो अगर कोई चीज जो हमारा कपूर है वो सॉलिड है, सॉलिड से अगर उसे गैस में परिवर्तित होना है तो वो क्या करेगा, ऊष्मा प्राप्त करेगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, सॉरी एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक नहीं होगी। तो पहला और दूसरी क्या है, एक प्रकार के एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The process used to prevent rusting of iron in which a thin coat of zinc is provided over a iron surface, लोहे की जंग लगाने से बचाने के लिए इस्तेमाल की गई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें लोहे की सतह पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो मुख्यतः हम इसे किस रूप में जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, जहां पर हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, Which statement is correct regarding acids? अम्लों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अम्ल एक अणु है जो प्रतिक्रिया में प्रोटॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही, ठीक है। क्या होता है, अम्ल एक अणु है जो प्रतिक्रियाओं में प्रोटॉन दान करता है और इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है, ठीक है।
एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोनियम एटम्स इन वाटर। अम्ल पानी में हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोनियम परमाणुओं की सांद्रता बढ़ाता है। हम नॉर्मली एसिड को H+ के रूप में ही दिखाते हैं, तो बिल्कुल ये जो आंसर है वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। थर्ड, एसिड्स हैव pH वैल्यू लेस देन 7। pH की जो हमारी मान है उसमें हम देखते हैं 7 में क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से इधर की ओर जाएंगे तो एसिड, 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे बेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो एसिड्स का जो pH वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 7 से कम होती है। एसिड इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पेट में अम्ल भोजन के पाचन में मदद करता है। पेट के द्वारा HCl अम्ल निकाला जाता है जो कि ठीक है पाचन में सहायक है। तो चारों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब देखते हैं पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो चारों ही चीजों हमारे जो कथन है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द वेदर एंड क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन। मौसम और जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc. is called the weather at that place. तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। बिल्कुल, तो जो हमारा आसपास की आर्द्रता, तापमान होती है दिन प्रतिदिन की, उसे मौसम के रूप में देखते हैं। जैसे वही हम कहते हैं आज मौसम अच्छा है, ठीक है, आज मौसम सही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति की बात करते हैं। दूसरा क्या दिया है, लंबे समय जैसे कि 30 वर्षों के लिए औसत मौसम पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न इन टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 30 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट। तो एक लंबे समय के लिए जो हमारा मौसम होता है उसे मुख्यतः जलवायु बोला जाता है, क्लाइमेट बोला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है कौन से सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे सही, ठीक है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोलर एरियाज कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देयर हैपेंस टू बी अ 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। पोलर रीजन में 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड द टेम्परेचर कैन बी आल्सो लो एज -37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, यह क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। सर्दियों के दौरान तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है और उससे भी कम हो जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तीसरा, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड रेनडियर्स आर फाउंड हियर। ठीक है, एक जगह पर पोलर बियर पाए जाते हैं और दूसरी जगह पर हमारे पेंगुइन पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, ठीक है, तो ये जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। मैनी बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। तो बिल्कुल सर्दी में जो कई पक्षी होते हैं वो गर्म क्षेत्रों पर आ जाते हैं जब यहाँ पर विंटर्स होते हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट, 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज दी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following assertion are true in terms of tropical region? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन क्षेत्रों की जलवायु आमतौर पर गर्म होती है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दीज एरियाज आर जनरली हॉट, बिल्कुल सही है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है। दीज रीजन्स आर गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बिल्कुल इन क्षेत्रों पर भरपूर वर्षा होती है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, भारत में पश्चिमी घाट और असम में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। लॉयन टेल्ड मकाओ आल्सो कॉल्ड द बियर्ड एप लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेर पूंछ वाला मकाओ, जिसे दाढ़ी वाला बंदर भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। बिल्कुल, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि हमारा जो कर्नाटका केरल है, जो कि हमारा पश्चिमी घाट का रीजन है, वहां पर ये मकाओ पाए जाते हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल 4 आर दी करेक्ट, तो ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन केयरफुली। निम्नलिखित कथन और कारण पर ध्यानपूर्वक विचार करें। असर्शन, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, चलती हुई हवा को पवन कहते हैं, ठीक है। रीजन, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। हवा उस क्षेत्र में चलती है जहां वायु दाब अधिक होता है और उस क्षेत्र की ओर जहां वायु दाब कम होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो कथन है और जो कारण है वो दोनों ही सही है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली जो हमारी पवन है उसका रीजन सिर्फ ये नहीं होता, इसलिए हम ये बात करें जो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों को सूर्य से अधिकतम क्या प्राप्त होती है? गर्मी। ठीक है, सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी पर इस भूमध्य रेखा वाले भाग पर सीधी पड़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन दी 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट मूव्स इन द इक्वेटर फ्रॉम द 30 डिग्री साइड, गर्म हवा ऊपर उठती है और 0 से 30 डिग्री अक्षांश बेल्ट के क्षेत्रों में ठंडी हवा भूमध्य रेखा के 30 डिग्री की ओर चलती है। बिल्कुल, ये जो हमारी गर्म हवा है ऊपर की ओर उठती है और उसके बाद वो इस ओर चलने लगती है, फिर वहां से जो हवाएं हैं वापस से नीचे की ओर, ठीक है, वो चलती हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा क्या? करेक्ट। ठीक, ड्यू टू द अनइवन due to the uneven heating of 30 to 60 degree latitudes, the wind flow from 60 latitude to 30 latitude, किसी प्रकार के क्या 30 से 60 डिग्री अक्षांश के असमान तापमान के कारण हवा 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर बहती है। तो असमान तापमान के कारण इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होती। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा थर्ड गलत, जबकि पहले और दूसरे सही है। तो कौन से सही है? तो केवल 1 और 2, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंड फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज और आर ट्रू, वायु प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन विंटर द विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, सर्दियों में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। बिल्कुल, लैंड ठंडी होती है जबकि समुद्र गर्म होता है उस समय, अगर हम एक कंपैरिजन करें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। दूसरा, गर्मियों में हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है। बिल्कुल, जो उल्टा टाइम है वहां पर समुद्र से जमीन की ओर, जिसको हम मानसून के रूप में कई बार देख लेते हैं। ठीक है। थर्ड, द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर वेपर एंड ब्रिंग रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। जो हमने बात की थी, महासागरों से जो आने वाली हवाएं हैं वो जल वाष्प लेकर आती हैं, इसके कारण जो बारिश लाती हैं और जल चक्र का एक हिस्सा है। जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। क्या पूछा गया है? कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी जो हमारा है वो 1 2 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन, आंधी और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning, गिरती हुई पानी की बूंदों के साथ साथ ऊपर उठती हवा की तेज गति से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे आंधी के रूप में देखा जाता है। ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट सही। चक्रवात का केंद्र जो होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। तो बिल्कुल जैसे हमारा जो चक्रवात बनता है उसका बिल्कुल जो बीच का बिल्कुल केंद्र वाला भाग होता है वो शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोनों जो कथन है वो हो जाएंगे सही। ऑप्शन सी 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर्स असर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In the context of cyclone, which of the following assertion is or are correct? चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? The western coast of India is more sensitive than the eastern coast in the both strength and frequency. भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों के मामले में पूर्वी तट से अधिक संवेदनशील है। पश्चिमी तट में हमारे चक्रवात आते तो हैं, लेकिन जो तीव्रता के बेसिस में देखें तो पूर्वी तट में यह अधिक संवेदनशील होता है, ना कि पश्चिमी तट में। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत। इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। अमेरिका महाद्वीप में इसे तूफान या हरिकेन कहा जाता है, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहा जाता है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है सेकंड है वो हो जाएगा करेक्ट। पूछा क्या गया है? करेक्ट आंसर बताइए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, केवल 2 होगा इसका आंसर, 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी विशेषता कम दबाव वाला केंद्र होता है। बिल्कुल, जो इसकी विशेषताएं के रूप में देखें तो ये लो प्रेशर एरिया वाले में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देंगे। वही क्या हवाएं ऊपर जा रही हैं क्योंकि ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लोज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज वाइंड, ठीक, क्लॉकवाइज फ्लो इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें उत्तरी गोलार्ध में वावर्त हवा चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवा चलती है। ठीक है, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगा हमारा करेक्ट। जो इट इज अ वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम, यह गर्म कोर तूफान प्रणाली है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो इसमें आपको नॉर्मली वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, तीनों ही सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसीडर दी फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज एन इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें जो समुद्र के पानी की लवणता में वृद्धि का कारण बनते हैं। ठीक, उच्च तापमान मुख्यतः आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है, जो पानी में लवणता का कारण बनता है। आर्द्रता का इससे कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा, ठीक है। ठीक, तो ये जो हाई टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं सैलिनिटी को बढ़ाता है। प्रेशर ऑफ विंड्स की बात करें तो हवाओं का जो दबाव होता है वो सैलिनिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, प्रेशर ऑफ विंड्स करेक्ट होगा। और प्रेजेंस ऑफ रिवर माउस, नदी के मुहाने की उपस्थिति, नदी के मुहाने की उपस्थिति का समुद्र के सैलिनिटी से ज्यादा लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे में जो हमारा ये जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा। तो वृद्धि का कारण बनने वाले कौन से सही है, तो 1 और 3, ठीक है, 1 and 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से समन्वित करें तथा नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऊपरी मृदा, ऊपरी मृदा, ठीक है, ए क्षितिज पहला दिया हुआ है। यह परत नरम छिद्रपूर्ण होती है तथा अधिक पानी को रोक सकती है। बिल्कुल जो हमारी ऊपरी मृदा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, मुख्यतः सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और वाटर को रिटेन कर सकती है। मिडिल लेयर और बी हॉरिजन, ठीक है, इसके नीचे खनिज वाला भाग आएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है, बी हॉरिजन, ठीक है, जो मध्य परत है यह दरारों और दरारों वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविक्स, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर इन मिनरल्स। ह्यूमस की मात्रा कम लेकिन खनिजों की अधिक मात्रा। तो बी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, जो तीसरी परत है, तीसरी परत में मुख्यतः आपको दरारों और दरारों वाली चट्टानों के छोटे टुकड़े मिलेंगे। तो जो सी का हो जाएगा वो हो जाएगा T2, ठीक है। और बेड रॉक, इट इज द हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग इट विथ अ स्पेड। जो सबसे नीचे की आधारशिला होती है वो मुख्यतः कैसी होती है, जिसे खोदना कठिन हो जाता है। तो जो चौथे का हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा डी हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4th। सी का हमने देखा 2 और डी का देखा हमने 4। तो ऑप्शन बनेंगे 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 एंड 4। ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी, ठीक है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3, 2 एंड 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी। पौधे उगाने वाले सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी दोमट होती है। बिल्कुल, जो दोमट मिट्टी है उसमें पौधे उगाने के लिए सबसे ऊपरी मिट्टी सही होती है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड स्लेट। जो दोमट मिट्टी है रेत मिट्टी और गाद का मिश्रण होती है। मुख्यतः ये जो जलो, ठीक है, दोमट मिट्टी होती है मुख्यतः आपको जलोढ़ मिट्टी के रूप में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको गाद, सैंड और क्ले भी दिखाई देता है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। गाद कणों का आकार रेत और मिट्टी के बीच का होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। थर्ड, सैंडी सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पैडी। रेतीली मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। नहीं, जो हमारी रेतीली मिट्टी है वहां पर किसी प्रकार से जो मोटे अनाज वगैरह है उनका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन गेहूं, चना, धान के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ठीक है, तो 1, 2, 3 और ये हो जाएंगे हमारे सही। ऑप्शन बी, ठीक है, जो हमारा केवल 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। भारी व्यायाम के दौरान हमें पैरों में ऐंठन किसके जमा होने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, वाटर या अल्कोहल। तो ये होती है किसके कारण? लैक्टिक एसिड के जमने के कारण हमें यह ऐंठन या क्रैम्प्स महसूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the percentage of oxygen in inhaled and exhaled air respectively? सांस में ली गई और छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत कितना होता है? तो मुख्यतः जो हमारी वायु है, वायु में 21% हमें क्या दिखाई दे रहा है? 21% हमारी क्या होती है? वायु में ऑक्सीजन होती है। इसे हम क्या इनहेल करते हैं, प्राप्त करते हैं, और लगभग कितना 4 से 5% ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और बाकी एक्सहेल कर देते हैं। तो लगभग 16 से 17% के अप्रॉक्स हम क्या कर देते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर जो बाकी 3 ऑप्शन में देखोगे तो इनहेल हम 21% ही करेंगे। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सीधे सीधे हो जाएंगे गलत। तो जो पहला ऑप्शन ए 21% दिया और एक्सहेल जो है बाहर निकाला कितने प्रतिशत? ठीक है, 16.4%। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of respiration in various animals consider the following assertion।
विभिन्न जानवरों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ऊर्जा के मुक्त होने के साथ कोशिका में भोजन टूटने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा कोशिकीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज की जाती है और ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। कोशिका में भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। भोजन का ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भी तोड़ा जा सकता है, इसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो फूड को तोड़ा जा सकता है विदाउट ऑक्सीजन के बिना, लेकिन इसे एरोबिक नहीं एनारोबिक कहते हैं, अवायवीय कहते हैं। ठीक है, अवायवीय यहाँ पर उपयोग हो जाएगा वर्ड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गलत। तो पहला और दूसरा, फर्स्ट और जो हमारे सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाते हैं सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms is are transported in the body through blood? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में रक्त के माध्यम से परिवहन किया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल रक्त के माध्यम से हम पचे हुए भोजन को पहुंचाते हैं, डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाकी शरीर में कोशिकाओं की सेल्स या सेल्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वही हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि एनर्जी रिलीज होती है। उसके अलावा हमने क्या देखा था, वेस्ट मटेरियल जो हमारे अपशिष्ट हैं, ठीक, कोशिकाओं में जो अपशिष्ट बने उसको भी क्या किया जाता है, हमारी किडनी में पहुंचाया जाता है, इस अपशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये तो तीनों ही सही हो जाएंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the function of white blood cells और granules? श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणों का क्या कार्य है? तो white blood cells हमारे क्या होते हैं, शरीर के सैनिक होते हैं जो लड़ने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं क्या इसका होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, कीटाणुओं से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, कीटाणुओं से लड़ना। ये हमारे शरीर के सैनिक होते हैं जो लड़ते हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, रीनल या किडनी, रक्त, रक्त वाहिकाएं, हृदय या वृक्क। उपयुक्त अंगों में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र मतलब किसी भी प्रकार के परिसंचरण करने या ट्रांसपोर्टेशन में किसकी भूमिका होती है? ठीक है, तो रक्त ट्रांसपोर्टेशन करता है और वो किसके द्वारा होता है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा करता है। और हृदय इसके लिए दाब बनाता है। लेकिन वृक्क क्या होते हैं, गुर्दे क्या होते हैं, वो मुख्यतः साफ करने, इस ब्लड को, रक्त को साफ करने का कार्य करते हैं। तो मुख्यतः जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसके भाग जो हो जाएंगे 1, 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो चौथा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन डी। ठीक है, 4 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, फर्स्ट फिश, सेकेंड हाइड्रा, थर्ड स्पंज। निम्नलिखित पर विचार करें। मछली, हाइड्रा, स्पंज। उपयुक्त जीवों में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किनमें पाया नहीं जाता? तो मछली में तो परिसंचरण तंत्र होता है। हाइड्रा और स्पंज जो हो गए, इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ये स्पॉन्जिला के भाग हैं। तो मुख्यतः किसमें नहीं पाया जाता? तो हमारे ये हो जाएंगे 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट टू द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड के साथ सही उत्तर चुनें। ठीक है, स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम एंड रूट हेयर। ठीक, भोजन का परिवहन 1, 2 एंड 3 एंड 4 मिलाते हैं। जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, जाइलम करेगा क्या, ठीक है, जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, ठीक है, भोजन का परिवहन करेगा। ठीक, उसके अलावा अगर रंध्र की बात करें तो रंध्र स्टोमेटा हमारे वाष्पोत्सर्जन में सहायक होंगे। ठीक है, तो इसका जो ए होगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, बी का अगर हम बात करें तो 2, सी का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे 1। हम देखते हैं 3, 2, 1, 3, 2, 1 एक ही जगह मिल रहा है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथे को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 3, 2, 1, 4 इज द राइट
आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे बढ़ने में कम समय लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सही। जो कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक, उसमें हमें प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं वो कम समय लेते हैं। सेकंड, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सीड्स bear flowers earlier than those produced from vegetative propagation। बीजों से उत्पन्न पौधे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधों की तुलना में पहले फूल देते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहां पर पूछा गया है करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। विभिन्न जीवों में प्रजनन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पहला स्टेटमेंट है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक प्लेस थ्रू दी बडिंग। खमीर में प्रजनन कलिकायन के माध्यम से होता है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एल्गी टेक प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। शैवाल में प्रजनन प्रक्रिया विखंडन के माध्यम से होती है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड, प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। काई और फर्न जैसे पौधे भी बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगा सही। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स कंसीडर दी फॉलोइंग असर्शन। पौधों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पराग कणों का परागण पराग कणकों के फूलों के वतिकाग्र पर होता है। पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज डन ऑन दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम दी पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेटर्स, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन दी स्टिग्मा ऑफ the same flower or another flower of the same plant it is called cross pollination। तो अगर जहां पर जो हमारे स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर से और अनदर फ्लावर सेम प्लांट पर ही गिरते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहा जाता है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरा, व्हेन द पॉलन ऑफ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर बोला गया है जब एक फूल का पराग उसी तरह के किसी अन्य पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर उतरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो उल्टे हो गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जहां पर हमें क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन लिखा हुआ है, और जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन लिखा हुआ वहां पर क्रॉस। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर है, जहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए तो ओनली 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which equipment measure the distance covered by a vehicle? कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो हमारे बाइक में आजकल जो एक मतलब व्हीकल में जो हमारे मेजर होता है डिस्टेंस का, उसके लिए लगा होता है ओडोमीटर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ओडोमीटर। इसके अलावा आपकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो स्पीडोमीटर से की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए ओडोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन। विद्युत धारा के चुंबकीय और तापीय प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब विद्युत धारा तार से होकर गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस समय क्या हो जाता है, जो वायर होती है वो गर्म हो जाती है। उसके अलावा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से तो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये भी हो जाएगा करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहां पर पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ये ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हो जाती है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम। और इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी, वो कूलाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड। विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो अगर कोई विद्युत इकाई है और उसके पास में क्या लाया जा रहा है, एक चार्ज लाया जा रहा है, तो इसे इसका पोटेंशियल बोला जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल को किसने मापा था? न्यूटन के नाम पर, ठीक है। इससे क्या नाम दे दिया गया था? ठीक है, इसकी इकाई को न्यूटन। तो जो ऑप्शन सी न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से समानुपाती होती है। जो हमारा मोमेंटम है उसे हम लिखते हैं स्मॉल p से, और उसके प्रवाह की दर की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइड बाय t। तो p को अपन लिखेंगे mv अपॉन t, और v अपॉन t हो जाता है हमारा a एक्सेलरेशन। तो ma जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी। ऑप्शन सी, पिंड पर लगाया गया एक शुद्ध बल जो हमारा फोर्स कहला जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर मेक -1 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर -1 कूलाम बनाते हैं? तो नॉर्मली इसके लिए जो हम आंसर देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, सेकेंड 3.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 2.25 10 टू द पावर 18 और 4.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, जो कि क्या बनाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एक 1 कूलाम बनाते हैं। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लेन मिरर कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन, समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, समतल दर्पण पर बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? सीधा होता है और समान आकार का होता है। बिल्कुल, तो समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधा और समान आकार का हमें क्या मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है, इमेज मिलती है। सेकंड, इन द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में दाया बाया दिखाई देता है और बाया दाया दिखाई देता है। तो बिल्कुल ये जो इसमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्वर्जन होता है किसका? लेफ्ट और राइट का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे करेक्ट। तो जो इसका आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In the context of different uses of concave mirror, consider the following assertion. अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। It is used by doctor to examine eyes, ears, nose and throat. ठीक है, बिल्कुल जो कॉन्केव मिरर का जो यूज है वो किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पर ये साइड मिरर के रूप में यूज होते हैं। तो नहीं, यहाँ पर कॉन्केव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट के बेसिस में करेक्ट क्या है? तो ओनली 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेंसेज कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस, लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज और इमेज तो बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि लार्ज इन साइज हो, हमेशा वो छोटी भी होती है, कई बार वो बड़ी भी होती है। नॉर्मली हमारा स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर इमेज बनाई जाती है कॉन्केव लेंस द्वारा वो हमेशा वर्चुअल होती है, आभासी होती है, ठीक, सीधी होती है। तो ये और स्मॉलर इन साइज होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट। तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में छवि निर्माण के लिए उपरोक्त में से कौन सा आवश्यक है? दर्पण मतलब सिंपल सी बात है, दर्पण बनाएगा तो दर्पण क्या करेगा? लाइट जब पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगा, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जो इसका सेकंड दिया हुआ है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमंस कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन, मनुष्य वस्तुओं को तब देख सकता है
ऑप्शन ए लाइट फॉल्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। बी लाइट फॉल्स ऑन दी ह्यूमन आइज, प्रकाश मनुष्य की आंखों पर पड़ता है। सी व्हेन लाइट्स फॉल ऑन दी ऑब्जेक्ट एंड ट्रेवल्स टू दी आई ऑफ द ह्यूमन, जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और मनुष्य की आंखों तक जाता है। डी नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन सी इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले जो ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ेगा, लाइट फॉल्स होगी, फिर उसके बाद ये ट्रेवल करके ह्यूमन आई तक पहुंचेगी। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और मनुष्य की आंखों तक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, what happens when light energy bends as it passes from one type of substance to another type? जब प्रकाश ऊर्जा एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में जाती है तो क्या होता है, मुख्यतः ये क्या होती है, बेंड हो जाती है। अगर हम ये देखिए, हमने एक ग्लास लिया और उससे क्या निकाली, ठीक है, किसी प्रकार की रे, तो वो बेंड हो जाती है या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, और इसे बोला जाता है क्या, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज दी रिफ्रैक्शन इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What might explain why light travels in a straight line? प्रकाश सीधी रेखा में क्यों यात्रा करता है, ठीक। लाइट वेव्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका ध्वनि तरंगों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इससे मैच नहीं करता। नेक्स्ट बी, इफ देयर इज नथिंग टू इंटरफेयर विथ लाइट वेव्स दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर प्रकाश तरंगों में बाधा डालने वाली कोई चीज नहीं है तो वे सीधी रेखा में यात्रा करेंगी। ऑप्शन सी, लाइट वेव्स डोंट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश तरंगें सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती। ऑप्शन डी, लाइट वेव्स विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इवन इफ दे कम इनटू अ कांटेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद भी क्या करेगी, अगर कोई वस्तु उसके सामने आ भी जाती है तो उसके बाद भी क्या होगा, ये लाइट वेव्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the power of concave lens? अवतल लेंस की क्षमता क्या है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है पॉजिटिव, और जबकि हमारे अवतल लेंस जो हमारा कॉन्केव लेंस है उसकी होती है नेगेटिव। तो ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What type of a mirror is used in anti-shock lifting devices? दुकान उठाने वाली रोधी उपकरणों में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप कई बार जब शॉप्स गए होंगे, कई बार आप मार्ट गए होंगे, वहां पर आपने कुछ प्रकार के मिरर देखे होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं और इन्हें बोला जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, Due to which phenomena the stick if immersed in water appears to be bent? किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ें मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? तो मुख्यतः हम ये देखते हैं कि हमने इसके बारे में पहले भी बात की कि जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, बेंड हुई दिखती है, तो उसको हमने क्या बोला था, अपवर्तन बोला था, रिफ्रैक्शन बोला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन? संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसको मैंने आपसे पूछा भी था, कमेंट करने के लिए, बताने के लिए भी बोला था। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 22, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। निम्नलिखित पर विचार करें, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। विच ऑफ द अबव आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ अ ग्लास फुल ऑफ आइस? उपयुक्त में से कौन बर्फ से भरे ग्लास की सतह पर बनने वाली पानी की बूंदों के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? जो हमारे ग्लास के आसपास क्या हो जाता है, जब हम बर्फ में कोई पानी रखते हैं, बर्फ में, इस ग्लास में अगर बर्फ रखें तो आसपास जो इसकी ग्लास है उसकी सरफेस पर क्या आ जाती है, पानी की बूंदें आ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? वो होता है संघनन के कारण, कंडेंसेशन के कारण। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 ओनली, केवल 3 ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Consider the following statement regarding water cycle. Water enters the air through evaporation and condensation. पानी वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से हवा में प्रवेश करता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ट्रांसपिरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। वाष्पोत्सर्जन पानी के पृथ्वी की सतह पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जो है नॉर्मली एक प्रकार का इवापोरेशन है जो प्लांट्स में होता है। थर्ड, वाटर प्रेजेंट इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड हेल। हवा में मौजूद पानी बादल बनता है, बारिश, बर्फ और ओलों के रूप में पृथ्वी की सतह तक वापस से पहुंचता है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी, जो थर्ड है ऑप्शन वो तो सही है, स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड वो हो जाएंगे गलत। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, Which of the following are not the liquid forms of water?
निम्नलिखित में से कौन सा जल का तरल रूप नहीं है? सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा है। अगर हम बात करें बर्फ क्या है? सॉलिड है। फिर झील का पानी क्या है? लिक्विड है। उसके अलावा अगर बात करें रिवर वाटर क्या है? लिक्विड है। फिर वाटर वेपर, जल वाष्प क्या है? एक प्रकार की गैस है। और आइस वापस से क्या है? सॉलिड है। तो अगर हम देखें यहां पर जो कि लिक्विड नहीं है उसकी बात कर रहा है, तो ये सॉलिड, गैस और सॉलिड, मतलब 1, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 1, 4, 5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Seas and oceans are full of water on earth, however a very small percentage of water present on earth is available for us. पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए हैं, हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का एक बहुत छोटा प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत मोटे तौर पर है 0.006%, 0.06%, 0.6% और D6%। तो लगभग अगर इसमें आंसर देखें तो हमें जो वाटर मिलता है जो अवेलेबल है पीने के लिए वो होता है लेस देन 1%। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन 1 आंसर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका जो आंसर है नॉर्मली लेस देन 1% और 1.2% के अप्रॉक्स हमें ये पानी अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ड्रॉप काउंट्स इज अ स्लोगन रिलेटेड टू, हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड, काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटिंग। किसी भी तरल की बूंदों की गिनती, पानी की बूंदों की गिनती, पानी का महत्व या गिनती का महत्व। मुख्यतः हम अगर बात करते हैं हर बूंद मायने रखती है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं, पानी की महत्व, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following things should be present in drinking water? पीने के पानी में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए? यहाँ पर दिया हुआ है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, निलंबित अशुद्धियां। तो अशुद्धियां होंगी तो कैसे पानी पिएंगे भैया? ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी डिजॉल्व गैसेज लाइक O2 एंड CO2, O2 और CO2 जैसी घुली हुई गैसें ये हो सकती हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी। थर्ड, जम्स एंड बैक्टीरिया, कीटाणु और बैक्टीरिया। अगर जम्स और बैक्टीरिया होंगे तो उसमें एक प्रकार की इंप्योरिटी ही है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सही नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा। डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये दोनों पहले ही गलत हो गए तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक O2 एंड CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा जल संग्रह करने का पारंपरिक तरीका है? बावड़ी, वेल, कैनाल, टैंक। बावड़ी, कुआं, नहर या टैंक। तो जो ट्रेडिशनल वे है, परंपरागत वे है, वो क्या किया जाता था? बावड़ियों में जल संग्रहण किया जाता था। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बावड़ी। विथ रिगार्ड टू ऑर्गेनिक मैन्योर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैविक खाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है सही है। जो हमारे जैविक खाद होते हैं वो जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट मेक्स द सॉइल लूज एंड पोरस, यह मिट्टी की ढीली और छिद्रपूर्ण बनाता है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एनहेंसेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यह मित्रवत सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा, The process of recharging groundwater using rainwater is called, वर्षा जल का उपयोग करके भूजल को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल संचयन। वाटर हार्वेस्टिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following is correct sequence of food chain? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए, ग्रास जो है, ग्रास इंसेक्ट्स खाता है, बिल्कुल। इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाते हैं, बिल्कुल। फ्रॉग स्नेक खाते हैं और स्नेक को ईगल खाते हैं। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वही सही लग रहा है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ईगल स्नेक को नहीं, बिल्कुल ईगल स्नेक को नहीं। ईगल जो है वो स्नेक को खाएगा, लेकिन स्नेक ईगल को नहीं खाएगा। फिर स्नेक जो फ्रॉग खा रहा है स्नेक को नहीं, इंसेक्ट्स और उल्टा ग्रास। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। फिर ग्रास स्नेक, तो स्नेक जो है वो ग्रास नहीं खाता, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा इनकरेक्ट। इंसेक्ट्स, ग्रास, तीनों स्टेटमेंट जो हमारे तीनों ऑप्शन है बी, सी एंड डी वो हो जाएंगे इनकरेक्ट। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिकम्पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस इज और आर करेक्ट? अब घटन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं?
अब घटक मृत पौधों और जानवरों के ऊतकों को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं। ये जो स्टेटमेंट होगा हमारा जो डिकम्पोजर्स है उसको लेकर ये स्टेटमेंट सही है कि वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज को खाते हैं और उसे एक डार्क कलर में चेंज कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पौधों और जानवरों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगा करेक्ट। तो बोथ आर दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द चेन दैट कंटेन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो डायरेक्टली हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, हमारे ग्रास हो गए, जो पेड़ पौधे उनको खाते हैं। उनको देखते हैं क्या? पक्षी, बिल्कुल, खरगोश और हाथी। ग्रास, पैरेट, स्नेक, घास, तोता, सांप। यहाँ पर सांप अगर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं हो, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। स्नेक, हॉक एंड टाइगर, ये भी, बाघ, सांप और बाज जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में नहीं आएंगे। बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस ये तो डिकम्पोजर्स में आ जाए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। हमारा ऑप्शन ए जो है पक्षी, खरगोश और हाथी, ये हमारे कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट अरेंजमेंट इन दी ऑर्डर फ्रॉम अपर लेयर्स टू लोअर लेयर इन दी फॉरेस्ट्स। वनों में ऊपरी परत से निचली परत तक का सही व्यवस्था बताएं। ऑप्शन ए ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, वेजिटेशन, पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, वनस्पति। सेकंड बी वेजिटेशन, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, वनस्पति, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़। थर्ड ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, वेजिटेशन, पेड़, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, वनस्पति। और डी वेजिटेशन, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, वनस्पति, झाड़ियां, जड़ी बूटियां या पेड़। तो हम यहाँ देखेंगे अपर लेयर से लोअर लेयर की पूछा है तो सबसे अपर लेयर में आ जाएगा हमारा पेड़, ट्रीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही बनते हैं, ए और सी। सेकंड आता है, उसके बाद श्रब्स आते हैं, झाड़ियां आती हैं, और इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है जड़ी बूटियां। तो नॉर्मली जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यहीं पर हो जाएगा। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड वेजिटेशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडाप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों में अनुकूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट व्हिच अनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो बिल्कुल जो विशिष्ट विशेषताएं या कुछ आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को उसके परिवेश में रहने के सक्षम बनाती है, इसे बोला जाता है क्या? अनुकूलन, एडॉप्टेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अ पर्सन हु लिव्स इन द प्लेन्स ब्रीज रैपिडली इन अ हिली रीजन बट बिकम नॉर्मल आफ्टर अ few days, this is an example of adaptation। एक व्यक्ति जो मैदानी इलाकों में रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से सांस लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सामान्य हो जाता है, यह अनुकूलन का एक उदाहरण है। एक जो अनुकूलन है, एडाप्टेशन, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन एडाप्टेशन के अलावा जो हमारा इसके लिए हिली रीजन में रहने के बाद में ये नॉर्मल हो जाता है, उसे मुख्यतः एसिमिलेशंस बोला जाता है। इसलिए जो स्टेटमेंट ये हो जाएगा सेकंड, वो हो जाएगा इनकरेक्ट और पहला स्टेटमेंट होगा सही। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो ओनली वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज कैक्टस फोटोसिंथेसिस। कैक्टस निम्नलिखित में से किस भाग के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हम देखते हैं कि कैक्टस में आपको मुख्यतः पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, कांटेदार पत्तियां होती हैं। तो मुख्यतः यह तने के माध्यम से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन बी स्टेम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज अबाउट ऑफ द टोटल एरिया। भारत में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो हम ये जानते हैं ये भारत में कितना है, लगभग 21.67% है, 21.67% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What is the name of the minimum temperature that can be reached under the current ambient conditions by evaporation of water? वर्तमान परिवेशी परिस्थितियों में जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त न्यूनतम तापमान का नाम क्या होता है? इवापोरेशन टेम्परेचर, बी एम्बिएंट टेम्परेचर वाष्पीकरण तापमान, परिवेशी तापमान, थर्ड वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, और डी कंडीशनल टेम्परेचर, गीले बल्ब टेम्परेचर या सशर्त तापमान। मुख्यतः जो ये नाम है एक पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेट बल्ब टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। 1 ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड सी रिप्रोडक्शन, वृद्धि उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रजनन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द अबव आर सिम्टम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारे लिविंग्स हैं उनमें कौन कौन से इसमें से सिम्टम्स होते हैं, जीवित चीजों के लक्षण होते हैं। ये तीनों ही लक्षण इनमें पाए जाते हैं। वृद्धि भी होती है, यहाँ उत्तेजना भी होती है किसी की प्रति प्रतिक्रिया करने, और उसके अलावा यह प्रजनन भी करते हैं। वृद्धि अपना विकास के साथ साथ ठीक है अपनी संख्या में भी वृद्धि करते हैं। तो जो इसके स्टेटमेंट हो जाएंगे वो तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लांट्स टेक इन एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, व्हाट डज द प्लांट्स डू इन द नेक्स्ट स्टेप, पौधे श्वसन के दौरान हवा लेते हैं, अगले चरण में पौधे क्या करते हैं, यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यूटिलाइज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, डी गिव आउट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, लेकिन जब प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में किस लिए किया जाता है, अवेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, डेब्रीज औद्योगिक प्रक्रियाओं, निर्माण और विध्वंस, मलबे से निकलने वाला अपशिष्ट, बी वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, निजी घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से निकलने वाला अपशिष्ट, सी माइनिंग वेस्ट और डी एग्रीकल्चर वेस्ट। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो घरों से अपशिष्ट निकलता है या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या संस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट को नगर पालिका ठोस अपशिष्ट रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सच है, फ्लोरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं, बी कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं, सी ऑक्साइड्स ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, सीवेज के कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरोबिक। यहाँ पर ये क्या करेंगे, वायवी मतलब एयर का, एयर के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और उसके अलावा ये जो सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें ऑक्सीडाइज भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के पानी के प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ। फर्स्ट आर्सेनिक, बिल्कुल आर्सेनिक जो है प्रदूषक के रूप में होता है। सेकेंड सॉर्बिटाल, सॉर्बिटाल नहीं होता है। थर्ड फ्लोराइड, फ्लोराइड का प्रदूषण होता है। ठीक है। फोर्थ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रदूषण नहीं होता है पानी में। फिफ्थ यूरेनियम, फिफ्थ जो हमारा यूरेनियम है उसका भी प्रदूषण पीने के पानी में देखा गया। तो जिसका आंसर हो जाएंगे 1, 3 एंड 5। ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5, 1, 3, 5 ऑल इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, जल प्रदूषण के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? नेचुरल सोर्सेज, डोमेस्टिक सोर्सेज, एग्रीकल्चरल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत, घरेलू स्रोत, कृषि स्रोत या औद्योगिक स्रोत। तो चारों ही स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण के स्रोतों के संदर्भ में जाने जाते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What minerals are found in the runoff from agricultural land and treated and untreated sewage effluents which are highly responsible for eutrophication of water bodies? कृषि भूमि से निकलने वाले अपवाह और उपचारित और अनुपचारित सीवेज अपशिष्टों में से कौन से खनिज पाए जाते हैं जो जल निकायों में यूट्रोफिकेशन के लिए, शैवाल प्रस्फोटन के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है? हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The GAP Ganga Action Plan, a project to clean up the polluted waters from Ganga, plans to intercept and divert municipal sewage falling into the river from 25 large urban कॉन्ग्लोमेरेट्स इन दी स्टेट। गंगा एक्शन प्लान गंगा के प्रदूषित जल को साफ करने की परियोजना 3 राज्यों में 25 बड़े शहरी समूहों के नदी में गिरने वाले नगर पालिका सीवेज को रोकने और मोड़ने की परियोजना है। तो ये किन स्टेट्स में है? यूपी, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब का एरिया इसमें नहीं आएगा। बी यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिल्कुल यहाँ पर ये तीनों ही आते हैं। आगे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर रोल नहीं होगा, हरियाणा का रोल नहीं है। डी ओडिशा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर ओडिशा का रोल नहीं होगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये गंगा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, wetlands are very rich and diverse ecosystem of the wetlands of international importance in the world. A large number are subject to moderate or high threat. Which convention signed in Iran protects this specific ecosystem on a global basis? आर्द्र भूमि बहुत समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में से बड़ी संख्या मध्यम या उच्च खतरे में अधीन है। ईरान में हस्ताक्षरित कौन सा सम्मेलन वैश्विक आधार पर इस विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है? तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो रामसर कन्वेंशन इसके लिए हुआ था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
In a survey recently conducted by the CGWA Central Groundwater Authority and CPCB Central Pollution Control Board, the groundwater samples in 1/4 of the neighborhood tested in New Delhi were unfit for drinking. They contaminated high levels of two minerals that are not eliminated by ordinary water filters and are extremely harmful and at high concentration. हाल ही में जो हमारे CGW के द्वारा नई दिल्ली में परीक्षण किए गए 1/4 पड़ोस में भूजल के नमूने पीने के लिए अनुपयुक्त थे। तो उनमें से कौन से ऐसे खनिज हैं, दो पाए जा रहे हैं जो कि फिल्टर नहीं किए जा सकते हैं और इनकी उच्च सांद्रता पाई जाती है। तो मुख्यतः ये जो नई दिल्ली का आया था, ये मामला था किससे, पारा और जस्ता से रिलेटेड था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which sector is the single largest consumer of fresh water in India? भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो मुख्यतः जो हमारा देश है वो कृषि आधारित देश है। तो मुख्यतः जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज season they grow rabi crops and kharif crops. In the context of these crops consider the following statement. भारत में फसलों को उनके उगने के मौसम के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन समर, खरीफ की फसलें गर्मियों में बोई जाती है, गर्मियों में नहीं बोई जाती है, गर्मी खत्म होने के बाद बरसात में बोई जाती है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, रबी की फसलें सर्दियों में उगाई जाती है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया है which of these statements are correct, तो only 2 is the correct, option B is the right answer। यहाँ के साथ इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। इसके साथ हमने 38 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे मिलते हैं 39th डे में 3801 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।